हरदोई में सिलेंडर से भरी पिकअप में लगी भीषण आग, धू धूकर जली पिकअप। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 5 में मोबाइल टावर में आग लग गई। टावर में लगी आग को देखते हुए आसपास की दुकानों को बंद कराया गया। आगरा में बीती रात हुए अग्निकांड में आग का वीडियो सामने आया। दर्दनाक अग्निकांड में एक अधेड़ महिला की जलकर हुई थी मौत। बस्ती में नगर पालिका की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। जो पक्का मकान बनाया गया था उसको सीज करके नगर पालिका के सुपुर्द कर दिया गया। पिथौरागढ़ की मुंसियारी तहसील में कैंठी बैंड के पास दिखा तेंदुआ। वाहन चालकों ने कैमरे में कैद की तेंदुए की तस्वीर। ग्रेटर नोएडा में टोल को लेकर ग्रामीण और किसानों ने प्रदर्शन किया। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के टोल पर स्थानीय किसानों को छूट देने की मांग की। कौशाम्बी में कड़ा इलाके के काली महल जंगल में अज्ञात कारणों से लगी आग। आग में सैकड़ों हरे पेड़ जलकर हुए खाक। लोगों ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज के अल्लापुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भड़की आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बुलंदशहर में गरीबों की मेहनत का पैसा ले भागी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां। निवेशकों की भीड़, शिकायत दर्ज कराने पहुंची कलेक्टर। मथुरा पुलिस ने 15,000 के नामी ट्रक को किया गिरफ्तार। साथ ही इसके कब्जे से 150 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 4 पासबुक बरामद की। प्रतापगढ़ में बेटे के सामने दबंगों ने की पिता की हत्या। उधार का पैसा वापस मांगने पर दबंगों ने उतारा मौत के घाट। बेटे की भी जमकर पिटाई। उन्नाव में एक युवक ने डीएमओ ऑफिस में की आत्मदाह की कोशिश। आसपास मौजूद लोगों ने, सुरक्षा कर्मियों ने युवक को बचाया। भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्रवाई न होने से परेशान था युवक। मेरठ में एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा। 83 एटीएम कार्ड के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। गोंडा में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नकली नोट छापने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। 5,90,000 के नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। साथ ही 4 देसी बम सहित लगभग 65 लाख का चोरी का मोबाइल भी बरामद किया है। प्रतापगढ़ में मिठाई की दुकान पर बदमाशों ने की बमबाजी। फ्लाईओवर से बदमाशों ने फेंके 2 बम। कार हुई क्षतिग्रस्त, बाल बचे राहगीर। वारदात के बाद बदमाश हुए फरार। सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर। फतनपुर थाना इलाके के रामापुर बाजार की वारदात। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले हैं बुलंद। प्यावली जैतवारपुर गांव में घर में घुसकर की चोरी। घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर हुए फरार। गाजियाबाद में बेखौफ चोरों ने एक घर की छत से 31 बकरियां चोरी करके फरार हो गए। 22 दिन बाद पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज की। कानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में दुष्कर्म और लूट का आरोपी हुआ घायल। घायल बदमाश को सीएचसी में कराया गया भर्ती। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। दोनों तरफ से हुई कई राउंड की फायरिंग। एक बदमाश हुआ गिरफ्तार, एक हुआ फरार। दोनों बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देने कार से पहुंचे थे उरई। हरियाणा के सोनीपत से चुराई गई थी कार। पुलिस ने राहिया गांव के जंगल से बदमाशों को घेर कर दबोचा। बागपत पुलिस ने मुठभेड़ में 4 गौक्षों को किया गिरफ्तार। इनमें से 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश से हथियार, मांस और गौक्षी के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस को काफी दिनों से मिल रही थी गौक्षी की शिकायत। रमाला थाना क्षेत्र के असारा गांव के पास हुई मुठभेड़। बरेली पुलिस का गौ तस्करों के खिलाफ अभियान। 3 थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ में 3 गौ तस्करों को धर दबोचा गया। इनके पास से तस्करी के उपकरण और अवैध तमंचा बरामद। इटावा के बसरेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी कराने आई महिला की हुई मौत। परिजनों ने लगाया गलत इलाज से मौत का आरोप। चंदौली में पंडित दीनदयाल स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने बोरे में 150 कछुए बरामद किए। साथ ही 9 लोगों को गिरफ्तार किया। मथुरा में गृह क्लेश के चलते एक महिला खुद जहर खाकर अपनी 2 बेटियों को भी खिलाया जहर। इलाज के दौरान विवाहिता सहित एक बेटी की हुई मौत। दूसरी बेटी की हालत गंभीर। श्रावस्ती में एंटी रेबीज का टीकाकरण में सरकारी डॉक्टर मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। पैसे लेने का वीडियो मीडिया में वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी की जेल बदलने की तैयारी। जेल विभाग ने शासन को लिखा पत्र। मंजूरी मिलते ही बदली जाएगी बैरक। कानपुर में महीनों से फरार सपा पार्षद मन्नू रहमान ने किया सरेंडर। बांग्लादेशी रिजवान के मामले में इरफान सोलंकी के साथ मन्नू रहमान भी था आरोपी। गैंगस्टर एक्ट में मामले में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई पेशी। मामले की फिर 16 फरवरी को होगी सुनवाई। हमीरपुर में बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठकर रामचरितमानस का पाठ किया। पीलीभीत में अवैध खनन को पकड़ने पहुंचे बीजेपी विधायक। 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित एक जेसीबी को मौके से पकड़कर थाने भिजवाया। विधानसभा में कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले को लेकर सीएम धामी ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
जोशीमठ संकट को लेकर केंद्रीय 8 एजेंसियों ने एनडीएमए को रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य सरकार विस्थापन को लेकर जल्द निर्णय ले सकती है। देहरादून में 9 फरवरी को पथराव करने वाले युवाओं की फोटो हुई जारी। पुलिस ने एक नंबर जारी करके अराजक तत्वों के बारे में लोगों से की सूचना देने की अपील। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और अन्य प्रदर्शनकारियों की आज भी जमानत नहीं हो सकी है। जमानत के लिए कल 15 फरवरी को एक बार फिर से सुनवाई हुई। बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत जारी है। देहरादून में 5वें दिन भी कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। रुड़की विकास प्राधिकरण ने शहर और देहात क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग और निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और व्यावसायिक भवनों और प्लॉटिंग को विकास प्राधिकरण ने सील किया। नैनीताल में एक बेकाबू कार गहरी खाई में गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। रुद्रपुर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। दोनों ने मैरिज हॉल में बारात के बीच से नकदी और जेवर से भरा पर्स चुराया था। रानीखेत में पेड़ों की कटाई को लेकर प्रशासन सख्त है। रेंजर तापस मिश्रा ने कहा कि अवैध पेड़ों का कटान करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर ने जिले की जल जीवन मिशन की समीक्षा की। अधिकारियों के सामने बुलाकर समस्याओं के निस्तारण के भी निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने फिर ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए। कहा कि कई विभागों का मर्ज होने जा रहा है, वो भी बिना मंत्रियों की जानकारी। उत्तरकाशी में जल भराव की समस्या को लेकर जोशियाड़ा की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। कलेक्टर परिसर में उच्च अधिकारियों ने नगरपालिका अध्यक्ष का घेराव किया। उत्तराखंड के श्रीनगर में मंत्री धन सिंह रावत ने अलकनंदा नदी के किनारे बने स्नान घाट का उद्घाटन किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। रुद्रप्रयाग में 6 महीने से मुख्य शिक्षा अधिकारी नहीं है। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए डाइट के प्राचार्य को मुख्य शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। पिथौरागढ़ की रामगंगा, सरयू, काली समेत सभी नदी के घाटों को नमामि गंगे के तहत साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाह समिति और अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। रुद्रपुर की कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेता साबिर उर्फ परवेज कुरैशी को किया गिरफ्तार। 2021 में दर्ज केस में चल रहा था फरार। वारंटी मुन्ना को भी पकड़ा गया। बड़कोट में टावर पर चढ़ा युवक नीचे उतारा गया। बॉबी पवार की रिहाई, भर्तियों की सीबीआई जांच समेत 3 मांगों को लेकर चढ़ा था टावर पर। अधिकारियों की लिखित आश्वासन के बाद माना शख्स। लावारिस पशुओं के संरक्षण के लिए पिथौरागढ़ पुलिस ने चलाया अभियान। पालतू पशुओं का पशुपालन विभाग से टैगिंग करवाने का काम शुरू। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 3 दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे। राज्यपाल बुधवार को पन्तनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। बीमारबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी और डीएम से बातचीत की। नौटियाल पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। महाशिवरात्रि को देखते हुए हरिद्वार में कांवड़ यात्रा जोरों पर है। भारी संख्या में कांवड़िए गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए। पौड़ी में बर्फबारी नहीं होने से फलों को नमी नहीं मिल पा रही है, जिससे हाई ट्रिलिंग वैरायटी के सेब की पैदावार पर असर पड़ रहा है। बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने नैनीताल में अपनी पुरानी यादें की ताजा। सालों बाद अपने स्कूल सेंट जोसेफ कॉलेज पहुंचकर किया अभिनय। स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ के साथ फोटो भी खिंचवाई। भारी बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में मौसम साफ हो गया है। हालांकि अभी भी केदारनाथ धाम में 4 फीट बर्फ से ढका हुआ है। कानपुर देहात में मां और बेटी की जलकर हुई दर्दनाक मौत के मामले में पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान झोपड़ी में आग लगने से एक मां और उसकी बेटी की जलकर मौत हो गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर 11 नामजद समेत 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद जेसीबी ड्राइवर और लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन और शासन के द्वारा जो है वो सभी मदद जो है उस परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। इस मामले में पीड़ित परिवार पर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके झोपड़ी डालने का आरोप था और पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों ने ही झोपड़ी डालने का विरोध करते हुए शिकायत की थी, जिसके बाद अवैध कब्जा हटाने पहुंची प्रशासन की टीम की कार्रवाई के दौरान ये घटना हुई। एसडीएम साहब लेखपाल कानून को और ये मतलब छोड़ रहा है मैंने इनकी रूरा की हमारे गांव के आए कम से कम 6-7-8 लोग। हमारा जो विपक्षी पार्टी है वही आके बोले बंद कर देंगे, तो हमें अंदर मतलब अंदर कर दी हम हो गई। घटना के बाद से पूरा परिवार पीड़ित परिवार के समर्थन में खड़ा हो गया है और सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के साथ ही 5 करोड़ मुआवजा और परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है।
मां और बेटी की मौत की घटना के बाद से कानपुर देहात के मड़ौली गांव के लोग मांगे पूरी ना होने तक शवों का अंतिम संस्कार ना करने देने पर अड़े थे। हालांकि बाद में शासन की तरफ से मिले आश्वासन के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम की रजामंदी दे दी है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मड़ौली गांव में मां बेटी की जलने से मौत के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉल पर बात की और उन्हें इस मामले में न्याय दिलाने का भरोसा दिया। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे, तो हमारे परिवार के सदस्य हो। ब्रजेश पाठक के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार ने दोनों शवों को 24 घंटे बाद पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन को सौंप दिया, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस घटना पर सपा और कांग्रेस को राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। होंगे गैर कार्य ऐसे भी मामले में जो राजनीति करते हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। वहीं इस मामले में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई में अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार अफसरों को तुरंत गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, एफआईआर से नहीं मकसद है। तो उसको रहने के लिए जो बचे हुए लोग हों उनके परिवार के मकान और जमीन भूमिहीन हैं, उनको बसने के लिए और मकान की व्यवस्था सरकार कराएगी। वहीं कानपुर देहात में हुई इस दर्दनाक घटना के बाद एक बार फिर से विपक्षी दलों ने यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने कानपुर देहात अग्निकांड पर सीधे यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए ट्वीट किया है कि पूरा प्रदेश भाजपा सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। सपा और कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मड़ौली गांव के लिए रवाना हुआ, लेकिन कानपुर में हाथों में बुलडोजर का मॉडल लेकर निकले सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को पुलिस ने रोक दिया। हाईवे ब्लॉक करके हम लोगों को रोक लिया गया। जीआईसी है, गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें हम लोगों को नजरबंद करके बैठा लिया गया है। कानपुर देहात जा रहे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को भी पुलिस ने नवाबगंज टोल प्लाजा पर रोक दिया, लेकिन लखनऊ में जब सपा विधायक मनोज पांडे को पुलिस ने कानपुर देहात जाकर पीड़ित परिवार से मिलने से रोका तो मनोज पांडे सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। वहीं कानपुर देहात में मां बेटी की मौत की घटना पर राष्ट्रीय लोकदल ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए रालोद का प्रतिनिधिमंडल कानपुर देहात भेजने की बात कही। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन हमारी अध्यक्षता में कानपुर जा रहा है। हम पीड़ित परिवार के साथ मिलेंगे, उनके साथ खड़े हैं। देहरादून में पथराव को लेकर पुलिस का कड़ा एक्शन लिया गया है। पथराव करने वालों की पहचान के लिए फोटो और वीडियो भी जारी किया गया है। इस वीडियो में कुछ युवक पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें 9 फरवरी की है और वक्त 3:47, जब उत्तराखंड में बेरोजगारों ने भर्तियों में हो रही धांधली को लेकर मोर्चा खोला। देहरादून के गांधी पार्क में प्रदर्शन किया, लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। पत्थरबाजी हुई। पत्थर मारने वाले कौन थे, इसकी पहचान करने के लिए देहरादून पुलिस ने कुछ फोटोज और एक वीडियो जारी किया है ताकि इन आरोपियों तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने लोगों से इन आरोपियों की पहचान करने की अपील की है। धारा 140 लागू है। मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इसका उल्लंघन न करें। जो उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून पुलिस ने एक नंबर भी जारी किया है। 999-723-3033 नंबर पर आप पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों की जानकारी देने वालों का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। पत्थरबाजी में शामिल आरोपियों पर पुलिस एक्शन की तैयारी में है। हालांकि बेरोजगारों का धरना अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष को भी अभी पुलिस से जमानत नहीं मिल पाई है। आज ये हुआ कि जब इन सारी चीज़ों को हमने रखी हैं तो हमने कहा या तो हमारी जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दो, जब हम आगे जाए, अगर देने तो दे दो। वहीं बाबा केदारनाथ का प्रकृति ने भव्य श्रृंगार किया है और बर्फबारी के बाद केदार नगरी चांदी की तरह चमक रही है। ये तस्वीरें धरती पर स्वर्ग का एहसास करा रही हैं। ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। बाबा केदार का दर चमक उठा है। घरों पर बर्फ की मोटी परत जमी है और होटलों पर भी बर्फ की सफेद परत जमी है। बर्फ के बीच बाबा केदार के दर का ये नजारा बेहद अद्भुत है। 4 फीट बर्फ से केदार नगरी ढक चुकी है। धूप खिलने के बाद ये नजारा और भी खूबसूरत हो गया है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के 2 दिन बाद मौसम साफ हुआ है। धूप खिलने से ही ये वादियां खिल उठी है। मौसम साफ होने के बाद धाम में रह रहे साधु संतों और आईटीबीपी के जवानों ने राहत की सांस ली। चटक धूप के बीच बाबा केदार का ये नजारा देखते ही बन रहा है। इन दिनों बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हैं। हालांकि अप्रैल महीने से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है और ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन ये भी तय हो जाएगा कि बाबा केदार के कपाट कब खुलेंगे।
केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में घोषित की जानी है, लेकिन बर्फबारी के बीच भी आईटीबीपी के जवान मंदिर की सुरक्षा में तैनात है। भले ही मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा है, लेकिन ये बर्फबारी के बीच बाबा केदार की दीदार अलग ही एहसास करा रहा है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सम्मेलन में जयंत चौधरी को सर्वसम्मति से रालोद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। ताजपोशी के तुरंत बाद जयंत ने 2024 की पूरी रणनीति का भी खुलासा कर दिया है। जयंत चौधरी फिर से राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चुन लिए गए। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में जयंत के नाम पर सर्वसम्मति से मोहर लगी। जयंत की ताजपोशी दोबारा की गई, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मिशन 2024 की होगी। लिहाजा जयंत ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन बरकरार रहेगा। गठबंधन के लिए एक समन्वय समिति बनाई गई है जो बातचीत करती रहती है और कर रही है। सारी सीटें जब होती हैं गठबंधन में तो सारी सीट साझे तौर पर लड़ी जाती हैं, सबको पुरजोर कोशिश करनी पड़ती है। हालांकि जयंत चौधरी ने ये साफ नहीं किया कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। ये अहमियत नहीं होती इस बात की कि कौन सी पार्टी कितनी सीट लड़ रही है, सब सीट सारी मिलके हम लड़ेंगे। जाहिर तौर पर जयंत चौधरी पर जाटलैंड को साधने और पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। उनके कंधों पर अपने पिता अजीत सिंह और दादा चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभालने और जातीय समीकरण को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी है। इधर योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा मिला है। 7वें वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन गन्ना किसानों को मायूसी ही हाथ लगी। योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें संविदा कर्मियों के लिए 7वें वेतनमान समेत 150 आईटीआई में 10,000 वर्ग फीट में कार्यशाला निर्माण समेत मोहर लगी। इसके साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि आगामी दिनों में कैबिनेट बैठक राजधानी लखनऊ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण शहर जैसे वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, बुंदेलखंड में भी आयोजित की जाएंगी। सरकार ने गन्ने की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया, लिहाजा अब पुराने मूल्य पर ही किसानों का भुगतान होगा। जो मूल्य गन्ना का था वही रखा गया है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सरकार ने गन्ना की कीमत में भले ही बढ़ोतरी नहीं की हो, लेकिन ये दावा जरूर किया कि 99% से ज्यादा गन्ना किसानों को भुगतान कर दिया गया है। जाहिर है कि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद होता रहा है। दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने किसानों के मुद्दा जोर शोर से उठाने का इशारा दे दिया है। और अभी तक भाव भी घोषित नहीं हुआ। एक तो बात यह है कि एमएसपी पे खरीद नहीं होती, एमएसपी के नीचे भाव गिर जाते हैं फसलों के, तो सरकार को हस्तक्षेप नहीं करती। जाहिर तौर पर सरकार के फैसले के बाद गन्ने की कीमत पर सियासी कोहराम मचना तय है। इधर 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, जिसमें लाखों छात्र छात्राएं शामिल होंगे और नकल को रोकने के लिए इस बार कई सख्त कदम उठाए गए हैं। फुल प्रूफ व्यवस्था है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा को लेकर यूपी बोर्ड परीक्षा की निगरानी के लिए सभी 75 जिलों के साथ ही राज्य स्तर पर लखनऊ में सभी तकनीकी सुविधाओं से युक्त कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सेंटर बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। इन स्क्रीन के माध्यम से प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर सीधी और पैनी नजर रखी जाएगी। नकल रोकने के लिए एसटीएफ, LIU और स्थानीय पुलिस को भी सक्रिय कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा को नकल के साए से बचाने के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। प्रदेश के 18 मंडल के हिसाब से अलग अलग कंप्यूटर डेस्क बनाई गई है। सभी जगह स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन सीसीटीवी कैमरों का कनेक्शन यहां से सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है। और नकल कराने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नकल में शामिल कक्ष निरीक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। इस बार परीक्षा की कॉपियों में बार कोडिंग भी होगी। बार कोडिंग से न तो कॉपियां बदली जा सकेंगी और न ही पुरानी कॉपियों का प्रयोग किया जा सकेगा। बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी कैसे अच्छे नंबर लाएं, इसके लिए पहली बार प्रमुख विषयों की निर्देशिका तैयार की गई है, जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं आज वैलेंटाइन डे के मौके पर हिंदूवादी संगठनों ने कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान पुलिस भी सतर्क नजर आई। मुरादाबाद में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद युवक युवतियों को पकड़ लिया। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हाथों में रक्षाबंधन लेकर घूमते नजर आए और कई प्रेमी जोड़ों को पकड़कर युवती से युवक के हाथों पर राखी बंधवा दी। हम कह रहे हैं सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल पर लड़का लड़की बैठते हैं तो उनमें रिश्ता तो हो ना। वो रिश्ता भाई बहन का है। अगर वो पति पत्नी नहीं है तो भाई बहन का है, तो भाई बहन में राखी बांधने में क्या दिक्कत है। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और ये पूरा तमाशा देखती रही। वहीं दूसरी तरफ बस्ती में वैलेंटाइंस डे के मौके पर पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई और एक होटल पर छापा मारकर हर कमरे की तलाशी के साथ ही अपनी पहचान छिपाकर होटल में रुकने वालों पर नकेल कसने के लिए होटल का रजिस्टर भी चेक किया गया।
कराई जा रही है और जो भी इसमें अवैध गतिविधि करते हुए पाए हैं उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगरा में भी हिंदुवादी संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया और पुतला जलाकर वैलेंटाइंस डे के खिलाफ नारेबाजी की। तो बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम सर्वे के लिए पहुंची, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दोनों दफ्तरों पर सर्वे के लिए पहुंची, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर ये कार्रवाई की गई है और इस पर बीबीसी ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा गया है कि आयकर अधिकारी अभी बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में मौजूद हैं और हम उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाएगी। दिल्ली के केजी रोड एरिया में बीबीसी का ऑफिस है। यहाँ आयकर विभाग की 24 मेंबर्स की टीम ने कार्रवाई की। इधर मुंबई के सेंटा क्रूज में बीबीसी स्टूडियोज पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम ने सर्वे किया। टीम ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों के मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जब्त किए हैं। बीबीसी पर छापेमारी पर अब सियासत भी शुरू हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसे वैचारिक आपातकाल बताया। वहीं रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि जो सवाल पूछ रहे हैं सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। नहीं समझता कि भारत में आकर बीबीसी ने कोई काला धन कमाया होगा, क्यों इनकम टैक्स उन पे सर्वे कर रही है। ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन की और डराने की, धमकाने की, धमका के रखने की एक साजिश है और कुछ नहीं। बताया जा रहा है कि एक्शन के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए और सभी को मीटिंग रूम में बैठने को कहा गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।